तो हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी। तो इससे पहले आपने एकाकी व्यवसाय के बारे में और हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। तो उसमें आपने देखा था कि उसमें कुछ ना कुछ सीमाएं थी, कोई ना कोई कमियां थी। जब भी किसी व्यवसाय में कोई कमी होती है, कमियां पाई जाती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू किया जाता है। तो एकाकी व्यवसाय और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए जो एक नया व्यवसाय चला उसका नाम है साझेदारी संगठन। तो साझेदारी संगठन क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन्स विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। तो ये जो डेफिनेशन है आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। ये क्या बोल रहे हैं इस डेफिनेशन में? इसका अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। तो इसमें ये देख लो क्या बात बोल रहे हैं वो, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और साथ में क्या है, स्वेच्छा से संगठन को ज्वाइन करते हैं और लॉफुल बिजनेस उसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने डेफिनेशन देखी है, अभी परिभाषा पढ़ी है, इससे अगर हम कुछ विशेषताएं निकालें तो वो विशेषताएं क्या क्या बन सकती हैं। तो ये देखो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये जो ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसी में से हम ये जो विशेषताएं हैं वो निकाल रहे हैं। वो क्या है? नंबर 1, मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति। किसी भी साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति स्वयं अपना ही साझेदार नहीं हो सकता। इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर एक रह जाए तो साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। साझेदारों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? साझेदारों की संख्या जो है वो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो सकती है। अगर 50 से अधिक हो जाए तो साझेदारी क्या है? अवैध घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, अगर 2 से कम होंगे तो क्या होगा? वो एकाकी व्यवसाय बन जाएगा। नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का होना। तो साझेदारी का ये भी लक्षण है कि साझेदारी तभी हो सकती है अगर कोई व्यवसाय हो। 2 या अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जाता है यदि वे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हों। व्यवसाय का वैधानिक होना अति आवश्यक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि व्यवसाय जो है गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, वो वैधानिक ही होना चाहिए। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, अनुबंधित संबंध। साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर ही साझेदारी का निर्माण होता है। अतः साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना जरूरी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकते। जैसे अवयस्क, पागल तथा कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित नहीं हो सकते। लेकिन धारा 30 जो दी गई है उसके अनुसार क्या है? एक अवयस्क को साझेदारी में प्रविष्ट करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रविष्टि से वह पूर्ण रूप से साझेदार नहीं बनता, क्योंकि वह केवल लाभों में ही हिस्सेदार होता है। तो इसमें बात आपने याद रखनी है कि नाबालिग व्यक्ति या फिर अवयस्क व्यक्ति ये साझेदारी में कभी भी साझेदार नहीं बन सकते। हाँ, इनको सिर्फ लाभ में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उनको हम साझेदार नहीं कहेंगे। नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो लाभ होगा उसको आपस में बांटना। ठीक है, उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना। साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों में परस्पर बांटना है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कानूनी रूप से साझेदार नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि साझेदारी नहीं कर सकती। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि केवल लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, परंतु हानि में हिस्सा होना कोई आवश्यक नहीं है।
तो साझेदारी के लिए आपने ये भी पॉइंट एक याद रखना है, क्या है कि महत्वपूर्ण क्या है इसमें, लाभ में हिस्सेदार होना महत्वपूर्ण है, हानि में हिस्सेदार होना कोई जरूरी नहीं है। अतः ऐसे साझेदार भी हो सकते हैं जो केवल लाभ में हिस्से के लिए फर्म में सम्मिलित किए गए हों। जैसे अभी आपने पढ़ा था, अवयस्क साझेदार का केवल फर्म के लाभों में ही हिस्सा होता है, हानियों में नहीं। इसके नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, स्वामी एवं एजेंट का संबंध। स्वामी एवं एजेंट के संबंध का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार के क्षेत्र में रहते हुए किए गए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यों से अन्य समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार स्वामी तथा एजेंट दोनों के रूप में होता है। तो क्या बात कही गई है कि साझेदार जो है वो स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। क्योंकि एजेंट इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को भी उत्तरदायी ठहराता है अपने किए गए कार्यों के लिए, लेकिन वो कार्य जो है उनका जो समझौता हुआ है उसी के अनुसार किया होना चाहिए। ठीक है, अगर उस समझौते से बाहर कोई कार्य किया गया है तब वो अपने आप को ही उत्तरदायी ठहराएगा, तब वो दूसरों साझेदार जो है उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। इसके नेक्स्ट है हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व के बारे में पहले भी बताया हुआ है आपको। असीमित दायित्व का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाती है तो बिजनेस में जो धन लगा हुआ है उसके साथ साथ उस व्यक्ति की निजी संपत्ति का उपयोग भी हानि को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। साझेदार में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, साझेदार में बोल रहा हूं, उसका मतलब है साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदारियां उसकी संपत्तियों से अधिक हैं तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से अथवा सभी साझेदारों से संयुक्त रूप में अपना ऋण वसूल करने के अधिकारी होते हैं। उसके नेक्स्ट है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं हो सकता। अस्तित्व अलग ना होने का अभिप्राय ये है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। नंबर 8, अटमोस्ट गुड फेथ, अत्यंत सद्विश्वास। साझेदारों के मध्य अत्यंत सद्विश्वास का होना साझेदारी की आधारशिला है। इस विशेषता के अभाव में साझेदार का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यहाँ सद्विश्वास का अर्थ ये है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों की जानकारी देंगे। यदि आवश्यक है तो किसी कार्य को करने से पहले अन्य सभी साझेदारों से सलाह करेंगे तथा अपने द्वारा किए गए सौदों का सच्चा विवरण प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। जैसा कि स्पष्ट है कि साझेदारी का आधार आपसी विश्वास होता है, अतः कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि शेष सभी साझेदार सहमत ना हो जाएं। शेष सभी साझेदार नए प्रवेश करने वाले व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने के लिए तभी तैयार होंगे यदि वे उसको अपना विश्वास पात्र समझेंगे। तो फीचर जो है इसके साझेदारी के फिर एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहले साझेदारी क्या है, साझेदारी में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस को करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। बिजनेस का होना आवश्यक है। उन सभी के बीच में क्या है, अनुबंधात्मक संबंध होना चाहिए।
तीसरी विशेषता के बताई है अनुबंधित संबंध होना चाहिए उनके बीच में, सभी में क्या है अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इनका उद्देश्य जो है वो आपस में लाभ को बांटना होना चाहिए। सभी साझेदारों का क्या है आपस में प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सभी साझेदारों की जो दायित्व है वो क्या होगा, वो असीमित होगा। कुछ साझेदार हैं उनका दायित्व जो है वो सीमित हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी के जो साझेदार होंगे सभी का दायित्व क्या होगा, असीमित होगा। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, कोई भी साझेदार जो है, ठीक है, उसका अस्तित्व जो है वो पृथक नहीं होगा, वो सभी का दायित्व जो है, ये जो क्या बोलते हैं इनका अस्तित्व है वो साझेदारी के साथ ही जुड़ा हुआ माना जाएगा। यानी कि वो साझेदारी के जो कार्य किए गए हैं उनके लिए वो उत्तरदायी होंगे। अटमोस्ट गुड फेथ, सभी में क्या है सदविश्वास की भावना होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी साझेदार है वो एक दूसरे से किसी भी बात को ना छुपाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, साझेदार अपने हित का हस्तांतरण